आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। तो जल्दी से जो बच्चे लाइव आ चुके हैं इस क्लास को शेयर कर दीजिए। स्टडी वाले ग्रुप में आप लोग ठीक है जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आधा मिनट में आप लोगों को देता हूं, जल्दी से आप लोग शेयर करके आ जाइए। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्लास को शेयर कर दिया गया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आपको बताना है कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है। घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पूरी उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। शारदा नहर जो है ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना या गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। जो उत्तर प्रदेश की एक ये पेयजल परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को या नर्मदा को। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। और मैं आपको बता दूं ठीक है 2008 में इसको जो है ठीक राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपको याद रखना है कि केंद्र द्वारा जो है राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा नदी की मैं आपको कुल लंबाई बता दूं तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है। ये गंगोत्री से निकलती है और राज्य की बात करूँ तो यह उत्तराखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सबसे ज़्यादा शानदार विकास हुआ है। गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब, सरयू पार मैदान या बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरयू पार मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कल मैंने आप लोगों को जो यूपी जीके की वीडियो दी थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसका आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा, तो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूं। मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है, यानी कि अर्जुन बांध से कौन सा ज़िला लाभान्वित हो रहा है। मैंने ऑप्शन दिए थे एटा, इटावा, हमीरपुर। तो इसका सही आंसर हमीरपुर हो जाएगा। हमीरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अर्जुन बांध से कौन सा ज़िला लाभान्वित है, तो हमीरपुर उसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप इसका आंसर बताइए कि माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर या कृष्णा पर या पेरियार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा पर। ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा पर है। और आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही कूट चुनिए। आपको सही कूट चुनना है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है या केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए तो मैं बात कर लूँ। देखिए जो आपका ये देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है ये भी बिल्कुल सही है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, सही। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, ये भी आपको रखना है बिल्कुल याद, ये भी बिल्कुल सही है। और अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है 4 जो है गलत है। तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही हैं। तो इसका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई या कौशाम्बी, यमुना।
चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए, बिठूर जो है ये गंगा नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, ये भी बिल्कुल सही है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे हैं, मगर जौनपुर जो है ये सई नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। ठीक, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है कहाँ पर? यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर या केन पर? इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए इसका सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो बेतवा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बेतवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। हथनी कुंड बैराज जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको यह बताना है। 2, 3, 4 या 5? चलिए इसका सही आंसर बताएं। हथनी कुंड बैराज, जिसको हम ताज़े वाला बैराज भी बोलते हैं। तो ये जो है ये आपको याद रखना है कि ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 5 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। जितने लोग भी इसको लाइव देख रहे हैं, अभी लाइव वॉचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको शेयर कर दो। मैं आधा 1 मिनट रुका हुआ हूँ। ठीक है, पहले सबसे शेयर कर दो इसको। इस वीडियो को स्टडी वाले ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? फुलहर झील आपको बताना है। फुलहर झील, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं, कान्हा पार्क है, कान्हा उद्यान है, ठीक है, बांधवगढ़ उद्यान है, ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में शांत घाटी है। आपको ये 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर, केन पर, रिहंद पर या राप्ती पर? परीक्षा बांध आपको बताना है ये किस नदी पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है बेतवा नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? 110 मीटर ऊंचा जो विहार जलप्रपात है ये टोंस नदी पर स्थित है, या रिहंद नदी पर, या बेलन नदी पर, या सोन नदी पर? चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। तो अगर आप लोग इसका आंसर ऑप्शन बी चुन रहे हैं, टोंस नदी पर, तो ये बिल्कुल आप लोग सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है कि वो कौन सा है। माता टीला बांध, मेजा बांध, या रिहंद बांध, या रामगंगा बांध? चलिए बताइए इसका आंसर। सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपको बताना है। तो रामगंगा जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? केन, बेतवा, चंबल या गंडक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। चंबल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से, उत्तरी भाग से या दक्षिणी भाग से?
देखिए अगर आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं पश्चिमी भाग से, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए उत्तर प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग या उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग? आपको बताना है किस भाग में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने चुना होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भाग, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती नहीं है? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, झेलम नदी? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए तो मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है, लेकिन झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गंगा के बारे में आपको बता चुका हूं कि इसकी लंबाई कुल है 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अगर गंगा की नदी की लंबाई जो है कुल 2525 किलोमीटर है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे? 1000 किलोमीटर तब आप बताओगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1000 किलोमीटर है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है, एक सेकेंड, ठीक, गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को टच करती हुई निकलती है? तो आपको याद रखना है 28 ज़िलों को टच करती हुई निकलती है। ठीक, आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है ये उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदियां इससे मिलती हैं और कौन कौन सी नदियां दक्षिण दिशा से मिलती हैं। तो उत्तर दिशा से जो नदियां गंगा नदी में मिलती हैं, ठीक है, वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। और दक्षिण दिशा से जो नदियां मिलती हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं, यमुना, टोंस और सोन। ये 3 नदियां जो हैं जो दक्षिण दिशा से मिलती हैं। और आपको एक बात और याद रखना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पर इसका मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है, वो स्थान क्या कहलाता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद वो स्थान कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए इसका आंसर बताइए कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, यानी कि आपको बताना है चित्रकूट किस नदी के किनारे है, जौनपुर किस नदी के किनारे है, मथुरा किस नदी के किनारे है और मंदाकिनी किस नदी के किनारे है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो जो चित्रकूट है ये किस नदी के किनारे है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जौनपुर जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो मथुरा है, ठीक, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देश के किन 2 राज्यों के बीच 2 नदियों को जोड़ने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? पंजाब एवं राजस्थान, व्यास एवं बनारस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कृष्णा एवं कावेरी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, गोमती एवं शारदा। चलिए इसका सही आंसर बताएं। देखिए जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए इस वीडियो को, सबसे पहले शेयर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा।
अगला क्वेश्चन अब देखिए, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या राम गंगा नहर? यूपी में अधिकतम क्षेत्रफल की जो है वो सिंचाई करती है, वो बताना है आपको। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा नहर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो, इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए स्टडी वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आधे मिनट में आपको देता हूँ, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूँ। देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक शेयर कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि त्रिपिटक जो है निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? इसका सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए, अगर आप लोग इसका सही आंसर बौद्ध धर्म सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो त्रिपिटक है ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, इसमें जो 3 पिटक हैं वो मैं आपको बता दूं। विनय पिटक एक तो हो जाता है, विनय पिटक, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, और एक हो जाता है सुत्त पिटक। ये तीनों पिटक आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का पिटक नहीं है। एक कोई अलग दे दिया जाता है और 3 पिटक आपको दे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अच्छा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, भागीरथी, मेघना या हुगली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में आपको याद रखना है गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ठीक है, गंगा नदी की मैं आपको लंबाई बता दूं तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? एक लोक नृत्य है, एक लोकगीत है, एक नृत्य नाटिका है? बताइए, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर अगर आप लोगों चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत, तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक परंपरा में जो पूरन भगत है वो क्या है? ये वो एक लोकगीत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की? और साथ ही में आपको सबसे लंबी तटरेखा है वो भी बताना है, और साथ में आपको जो है वो सबसे छोटी जो तटरेखा है वो भी बताना है आपको। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो सबसे छोटी तटीय सीमा भी पूछा जाता है तो वो किसकी है? वो गोवा की है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा उसका आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी पूछे तो गुजरात उसका आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न एक ये भी पूछता है कि दक्षिण भारतीय राज्य में आपको बताना है, यानी कि दक्षिण में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है या सबसे बड़ी है? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 तरह की जानकारी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? वित्तीय सुधारों से, प्रशासनिक सुधारों से, केंद्र राज्य संबंध से या चुनाव सुधारों से? देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग जो है ये किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से सरकारिया आयोग संबंधित है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए रणजीत सिंह जो थे ये सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। रणजीत सिंह सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की?
चलिए इसका आंसर बताना है आपको कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, वीडी सावरकर ने या सुभाष चंद्र बोस ने। और मैं आपको बता दूं सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में, ये ऐसे क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस के, इनको सबसे कम उम्र में फांसी हो गई थी। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं वीडी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडी सावरकर जो है स्थापना अभिनव भारत की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि वीडी सावरकर ने 1899 में एक मित्र मेला नामक संस्था थी, मित्र मेला नामक संस्था थी। ये 1904 में इसका नाम जो था बदल कर अभिनव भारत हो गया। ठीक है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था, तो आपको बताना है मित्र मेला, मित्र मेला। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था। तो मैं आपको बता दूं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ था। और मोहम्मद गौरी को इसमें हरा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद एक साल बाद 1192 का जब युद्ध होता है तो फिर इसमें जो था पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया जाता है। ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है। पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्ण तथा इसकी धुरी का झुकाव, या पृथ्वी का घूर्ण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का जो कारण होता है ये पृथ्वी का परिक्रमण और इसका अपनी धुरी पर झुकाव होता है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य का एक चक्कर लगाती है, हम कह सकते हैं। कितना टाइम ये उसमें लेती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो उसमें एक पूरा चक्कर लगाने में समय लेती है ये 365 दिन लेती है और 5 घंटे लेती है। 365 दिन 5 घंटे, लगभग आप ऐसे याद कर लो 365 दिन 6 घंटे लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, परवलयिक, समतल या उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कौन कौन से कामों में किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो दंत चिकित्सक होते हैं, यानी कि जितने भी तरह के चिकित्सक होते हैं जो वो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सोलर कुकर होता है, टॉर्च होती है, जो सर्च लाइट है, इसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, जो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, हम इसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दंत चिकित्सक जो इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर लोग, वो भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और सोलर कुकर, टॉर्च, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? कोचीन में, ऋषिकेश में, गोवा में या कन्याकुमारी में। सही आंसर बताएं इसका।
तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 ये किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से या वित्त आयोग से? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है ये 340 ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1993 में। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 340 से संबंधित है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से 329 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, निर्वाचन आयोग का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोरोफ्लोरोकार्बन? देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका पहले मैं आपको सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फ़र डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए वायुमंडल में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, ये सब पदार्थों के मिलने से ही अम्ल वर्षा होती है। इन सब जब मिल जाते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या सतपुड़ा? चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका सही आंसर आप लोग बताएं। चलिए तो मैं इसका सही आंसर आप लोग बताऊं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं कि निम्नलिखित में से किन किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? अजोला का, नीलहरी शैवाल का, अल्फ़ा अल्फ़ा का या ये सभी? इसका सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जैव उर्वरक के रूप में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैव उर्वरक जो है ए भी इसका सही आंसर होगा, बी भी और अल्फ़ा अल्फ़ा सी भी। इस तरह से इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न में से कौन फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? फ्यूहरर के नाम से आपको बताना है एडोल्फ हिटलर, जॉन ऑफ आर्क या मुसोलिनी या नेपोलियन? चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। तो एडोल्फ हिटलर जो है ये फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, थीन डैम परियोजना किस नदी पर है? आपको बताना है थीन डैम परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, चंबल नदी पर या तवा नदी पर? चलिए इसका आंसर बताएं। चलिए इसका सही आंसर बताइए कि थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, जो थीन डैम परियोजना है ये रावी नदी पर स्थित है। थीन डैम परियोजना रावी नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। आपको याद रखना है कि थीन डैम परियोजना रावी नदी पर है जो पंजाब में है। और रावी नदी जो है मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है रावी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान आपको बताना है कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी? बताइए।
इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इब्राहिम लोदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था।